आज के पाठ का शीर्षक है अज्ञेय की कविताओं का विश्लेषण। इसमें हम उनकी 3 कविताओं के बारे में बात करेंगे। नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर और असाध्य मीरा। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप नई कविता के विकास की पृष्ठभूमि बता सकेंगे। अज्ञेय ने प्रचलित प्रगतिवादी धारा के विरुद्ध अलग रुख अपनाने का कारण बता सकेंगे। नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर और असाध्य वीणा कविताओं के माध्यम से अज्ञेय की काव्य यात्रा को स्पष्ट कर सकेंगे और बता सकेंगे कि किस तरह अज्ञेय कविता में मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता के पक्षधर हैं। उनके लिए मनुष्य एक स्वतंत्र इकाई है, मगर अज्ञेय व्यक्तिवादी नहीं, समष्टिवादी यानी सामाजिक धारा के साथ रहते हुए ही मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यह बता सकेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रधार माने जाते हैं। प्रयोगवाद का सूत्रपात एक तरह से प्रगतिवाद के समांतर या यूँ कह सकते हैं कि प्रगतिवाद के रूप में हुआ था। फिर प्रयोगवाद की आधार भूमि पर नई कविता का जन्म हुआ। प्रगतिवाद के समर्थक रचनाकारों का मानना था कि आम जन की पीड़ा, उसकी मुक्ति की आकांक्षा और शोषण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर ही रचना को विश्वसनीय बनाता है। उसमें कला पक्ष का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोमल पदावली में जीवन का यथार्थ नहीं रचा जा सकता। लेकिन प्रयोगवादियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इन रचनाकारों का मानना था कि मनुष्य का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है और उसकी संवेदना की अभिव्यक्ति ही वास्तविक सृजनशीलता है। अज्ञेय की कविताएं मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व और उसके संवेदनशील मन की ही अभिव्यक्ति हैं। अब आइए अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप के माध्यम से इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। यह कविता अज्ञेय ने 11 सितंबर 1949 को लिखी थी। प्रयोगवाद या नई कविता को इस कविता के माध्यम से सहज ही समझा जा सकता है। इस कविता में नदी के बीच बन आए द्वीप का बिंब है। यहाँ द्वीप को व्यष्टि या स्वतंत्र व्यक्ति और नदी को समष्टि यानी सामाजिक धारा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। कवि यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह नदी के बीच रहते हुए, उसके साथ रहते हुए भी द्वीप का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसकी अपनी पहचान है, उसी तरह समाज में रहते हुए, समाज द्वारा नियंत्रित संचालित होते हुए भी व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह कविता एक तरह से द्वीप के कथन के जरिए व्यक्ति के मनोभावों को अभिव्यक्त करती है। द्वीप कहता है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। यहाँ कवि ने नदी के लिए स्रोतस्विनी पर्याय का प्रयोग किया है। स्रोतस्विनी यानी जिसमें निरंतर जलधारा बनी रहती है, जिसका स्रोत कभी सूखता नहीं है। द्वीप मानता है कि नदी के बगैर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह कहता है कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, क्योंकि नदी के बगैर उसका अस्तित्व, उसकी निजता, उसकी अलग पहचान ही नहीं रहेगी। नदी ही तो द्वीप को आकार देती है। यही बात हम मनुष्य के बारे में भी कह सकते हैं। मनुष्य एक समूह या समाज में पैदा होता है। अगर समाज न हो तो मनुष्य की निजता भी अप्रासंगिक हो जाएगी, उसका अस्तित्व बेमानी हो जाएगा। जिस तरह नदी द्वीप के कोण, गलियां, एकांत जगहें, उभार, बालू के किनारे, गोलाइयाँ रचती है, उसी तरह समाज मनुष्य के व्यक्तित्व को रचता है। द्वीप नदी के अवदान, उसके उपकार के प्रति कृतज्ञ है। वह स्वीकार करता है कि नदी उसकी माँ है, उसी ने उसे जन्म दिया है, उसे बनाया है। वह है, तभी द्वीप का अस्तित्व है और द्वीप को अपने द्वीप होने पर गर्व है। वह कहता है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के,
किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यहाँ ध्यान दें, किंतु हम बहते नहीं पर। द्वीप कहता है कि स्थिर समर्पण है हमारा, वह बदलता नहीं। बहने का अर्थ है खुद को तोड़ देना, रेत बना देना, चूर्ण में बदल देना। द्वीप जब रेत हो जाएगा, कणों में बदल जाएगा, तो उसका अपना व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा। व्यक्तित्व का खंडित होना यानी पहचान खो देना, अस्तित्व को समाप्त कर देना होता है। बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। द्वीप अगर नदी के साथ बहना चाहे तो उसके पैर उखड़ेंगे, वह ढहेगा, बहाव के थपेड़े उसे सहने पड़ेंगे और आखिरकार वह बह जाएगा। फिर सवाल यह भी कि अगर वह चूर्ण बन जाए तो क्या उसकी पहचान धारा के रूप में हो पाएगी? नहीं, धारा तो नदी की ही कहलाएगी। चूर्ण या रेत की धारा नहीं होती। रेत नदी में मिलकर वह उसे गंदला ही करता है। फिर वह पानी अनुपयोगी होगा, पीने योग्य निर्मल नहीं होगा। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। अगर वह समाज की विभिन्न आकांक्षाओं के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का विलय करना चाहे तो वह समाज की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा सकता। वह खंडित जरूर हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। इस तरह वह समाज में अनुपयोगी, अप्रासंगिक हो जाएगा। द्वीप को अपने द्वीप होने पर शर्म नहीं है। वह कहता है कि द्वीप होना शाप नहीं, नियति है। वह जैसा है उसी रूप में अपने व्यक्तित्व की सार्थकता मानता है। वह खुद को नदी का पुत्र मानता है, नदी की गोद में पलना, दुलराना चाहता है। क्रोड़ का अर्थ है गोद। नदी ही द्वीप को बड़े भूखंड से मिलाती है। आपने देखा होगा, नदी के बीच बने ढूह का संपर्क नदी के जरिए ही बन पाता है। इसलिए द्वीप विशाल भूखंड को अपना पिता कहता है। यहाँ विशाल भूखंड के सामने द्वीप के बिंब को रखकर देखें, जैसे विशालकाय पुरुष की उंगली पकड़े कोई बच्चा हो, बीच में माँ की तरह नदी। यहाँ विशाल भूखंड को विश्व समुदाय के बिंब के रूप में भी देख सकते हैं। अब इस पूरे बिंब को पीछे के कवितांश से जोड़कर देखें। अगर द्वीप चूर्ण होकर धारा के साथ बह जाए तो क्या उसका यह अस्तित्व रह पाएगा? विशाल भूखंड को वह अपना पितर, नदी को माँ की तरह देख पाएगा, स्वीकार कर पाएगा? नहीं। नदी है तभी तक उसका अस्तित्व है। वह विश्व समुदाय के बीच अपनी पहचान कायम रख पाता है। इसलिए द्वीप कहता है, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। ऐसा नहीं कि द्वीप सिर्फ अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को लेकर कृतज्ञ है। वह अपने स्थिर समर्पण के साथ साथ नदी में अपने विलय को भी तैयार है। वह कहता है कि अगर कभी नदी के आह्लाद यानी उमंग भरे उफान से या दूसरों के स्वैराचार यानी मनमानी या अतिचार यानी अहंकार भरे कृत्य से उसे अपना व्यक्तित्व खोना भी पड़े तो कोई बात नहीं। वह कहता है कि नदी तुम बढ़ो, तुम्हारा उफान घरघराता हुआ उठे। अगर नदी कर्मनाशा, कीर्तिनाशा या फिर घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, नदी द्वीप के व्यक्तित्व को, उसकी कीर्ति को नष्ट करना चाहे तो कर दे। नदी का किया सब कुछ उसे स्वीकार है, क्योंकि द्वीप को विश्वास है कि वह नदी में रेत होकर बहेगा, छनेगा और फिर जमेगा, कहीं न कहीं अपने पांव टेकेगा, आकार लेगा, फिर कहीं वह नए व्यक्तित्व के साथ खड़ा होगा। इस विश्वास के साथ कि वह नदी से कहता है कि मातः उसे फिर संस्कार देना तुम। यह कविता गे ने नदी के द्वीप की रचना के कुछ ही समय बाद लिखी थी, 14 अक्टूबर 1949 को, नदी के द्वीप के करीब 1 महीने बाद। इसलिए इस कविता में भी वही चेतना देखी जा सकती है, मानव मन की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति। इस कविता में भौतिक सुविधाओं के प्रश्न और अधिकार भावना से अलग रूमानियत है। हरी घास पर
बैठकर सखा से अंतरंग बात करने का न्योता है। तमाम दुनियावी दुखों को भुलाकर जीवन के सुखकर क्षणों की स्मृतियों में खो जाने का आग्रह है। अपने भीतर के सन्नाटे में उल्लास की लहरें टटोलने जगाने का निवेदन है। कवि अपने साथी को संबोधित करते हुए कहता है कि आओ इस ढलान की हरी घास पर बैठें। यह समय निश्चिंतता का है, एकांत का है। माली चौकीदारों के आने का भी यह समय नहीं है। और यह घास तो आधुनिक मनुष्य के मनोभावों की तरह हमेशा से यहीं बिछी हुई है, हरी और न्योता देती हुई कि कोई आकर उसे रौं दे। यहाँ घास को प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं। कवि ने उसकी तुलना आधुनिक मानव मन से की है, जो उदार है, खुला है, कुंठा रहित, उन्मुक्त, बद्ध धारणाओं, पुरातन जकड़बंदियों से मुक्त है, सबका स्वागत करता हुआ, रौंदे जाने को तैयार। यही घास प्रगतिवादी चेतना में श्रमिक वर्ग की ज़रूरतों से जुड़ जाती है, मगर यहाँ अज्ञेय ने उसे रूमानी पहचान दे दी है। कवि कहता है, आओ बैठो, थोड़ा और सटकर, थोड़ा और नज़दीक आकर, इतना करीब आकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। बस यह प्रयोग अद्भुत है। दो लोगों के बीच की दूरी को भी स्नेह से नापा गया है। कवि कहता है कि हमारे बीच सभ्य शिष्ट जीवन की दरारें न रहें। यहाँ सभ्य शिष्ट जीवन की दरारों से आशय उस तथाकथित शहरी सभ्य जीवन में मनुष्य के बीच पैदा हो गई दूरियों से है, जिसके चलते व्यक्ति अपने ओहदे, रुतबे, हैसियत वगैरह के बनाए तुच्छ घेरे में कैद होता गया है। इससे मनुष्य के बीच एक तरह की दरार पैदा हो गई है। यहाँ कवि स्नेह के बीच या फिर स्नेह के जरिए उस दरार को खत्म करने, पाटने का आग्रह करता है। इसलिए कवि कहता है कि हरी घास की तरह नमो, यानी लचीला बनो, झुको, सहज भाव से खुलो, खिलो, मिलो। अपने भीतर मुस्कान लिए संयम के साथ आओ, इस तरह हम क्षण भर को ही सही भुला सकें शहर की खदबदाती बेचैनी को, अकुलाहट को, और इसे हम पलायन न मानें। ऐसा बोध मन में न रहने दें कि हम शहर की आपाधापी से भागकर प्रकृति के करीब आए हैं। क्षण भर को ही सही देखें आकाश, धरती, धूप, मेघ, पौधे, डोलती हुई लता, फूल, झरे पत्ते, तितली, फुनगे, किसी वनस्पति की फुनगी पर पूंछ उठाकर बैठी चिड़िया वगैरह को। यानी प्रकृति को मुक्त मन निहारें, सराहें और पुलकित हों, आनंदित हों, और ऐसा न हो कि मन में बैठा चोर कह उठे कि यह प्रकृतिवाद एक तरह से स्खलन है, अपनी जिम्मेदारियों, सरोकारों से मुंह मोड़ना है। यहाँ अज्ञेय खुलकर प्रकृतिवाद का पक्ष लेते और जनवाद पर कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति को इस तरह निहारो और इसके सुख को कुछ इस तरह जियो कि खुद होने का एहसास भी जाता रहे। हम अपने भीतर के सुने सन्नाटे में दूर सागर की उठती गिरती लहरों की गूंज सुन सकें, जैसे सीपी सुना करती है, क्योंकि हम भी तो उसी तरह सागर की छाती की छोटी सी सिहरन है। यहाँ ध्यान दें कि सीपी की तरह सागर की लहरों की गूंज सुनने का अनुरोध है। सीपी अपने भीतर ही बंद होती है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, दुनिया होती है। विशाल सागर में रहते हुए भी उसने अपनी एक बंद स्वतंत्र दुनिया बसा रखी होती है। नदी के द्वीप कविता को इससे जोड़कर देखें तो जिस तरह कवि ने नदी के भीतर द्वीप की सत्ता का बखान किया है, सीपी भी यहाँ विशाल सागर के भीतर एक स्वतंत्र सत्ता है, उसका अपना अस्तित्व है। मगर अज्ञेय इतने भी व्यक्तिवादी नहीं कि वे दूसरे की सत्ता को नकार दें। वे कहते हैं कि आओ क्षण भर को लय हो जाएं, अपने अस्तित्व को भुला दें, मिटा दें, हम भी तुम भी। और मन में यह अपराध बोध या किसी तरह की कुंठा कतई न रहने दें कि हमने किसी दूसरे को अपने से बड़ा क्यों माना। इसलिए कि सीपी का व्यक्तित्ववाद समुद्र को नकारता नहीं,
जिस तरह द्वीप अपने अस्तित्व को महत्व देते हुए भी नदी के अस्तित्व को भुलाता या छूटा नहीं मानता। कवि कहता है कि आओ इस हरी घास पर बैठकर हम पुरानी स्मृतियों में खो जाएं, याद करें नदी में तैरती नाव को, धूल भरे रास्ते में आषाढ़ महीने की तपती हुई धूप, साथ साथ झील में तैरना, विशाल बरगद के नीचे खड़े होकर अचानक हमारी हंसी फूट पड़ने का वह क्षण, धूप से हो उठे शरीर और पसीने से चेहरे चेहरे पर चिपक गई तुम्हारे चेहरे पर लट, चीड़ के जंगल और उसमें 2 घोड़ों पर सवार हम दुल्की चलते हुए, नदी की गीली हवा फूले नथनों में भरते हुए और नदी में जा रहे स्टीमर की भारी सीटी की आवाज़। किसी खंडहर में हम एक दूसरे की अंगुलियों में अंगुलियां फंसाए घूमते हुए, ऊपर मधु का छत्ता, डाकिया के पैरों की आहट, धूल में बबूल की मिली हुई गंध, शीरीष वृक्ष के रोएदार फूलों में से रों का झरना, उसमें किसी कविता का पद याद आ जाना, किसी मस्जिद के गुंबद के पीछे धीरे धीरे डूबते सूर्य का बिंब, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी, घुंघरू की आवाज़, संथाली गीत के लंबे आलाप की स्वर लहरी, रेल का धीरे धीरे आह की तरह खिंचना, रेंगना, चलना, पानी की लहरें, आंधी, पानी, नदी किनारे बित्ते भर के झाड़ की छाँ, बित्ते से नाप कर तोड़े हुए तिनके, लू और हमारी चुप्पी। यहाँ कवि अतीत के सिर्फ सारे सुखद क्षणों की याद दिलाता है। उनमें रूमानियत है, मन को प्रफुल्लित करने वाली बातें हैं। कहीं कोई अवसाद, कड़वाहट या निराशा का भाव नहीं, अपने किए का पछतावा नहीं। अतीत के सुखद क्षणों को वह वर्तमान में भी जी लेना चाहता है। जो सुखकर है उसे अतीत की चीज़ नहीं मानना चाहता। इसलिए वह कहता भी है, आओ उन सुखद क्षणों को याद करें और यह न माने कि हम अतीत की शरण में चले गए हैं। वह कहता है कि हमारी ये यादें तो जीवन के अनुभवों को दोबारा पलट कर देखने, नए सिरे से अनुभव करने, उस एहसास को बनाए बचाए रखने के लिए हैं। इन यादों को अतीतगामी होने के पाप बोध से अपने भीतर हीन भाव भरकर नष्ट मत हो जाने दो। यानी कभी जिस घास के माध्यम से अपने सुखद क्षणों की स्मृतियों में गया था, प्रेम की अनुभूति के चरम क्षणों में उस घास को भी वह उस तनी, रुक्ष, कटीली घास के पैरों में लिटाकर तिरोहित कर देना चाहता है। उन झाड़ियों को क्षितिज के धुंधले वातावरण में घुल जाने देना चाहता है। वह चाहता है कि ऐसे मधुर क्षण में सिर्फ बोध का, एहसास का, अनुभूतियों का विस्तार बना रहे, जिसमें मुक्ति हो, सीमाहीन खुलापन हो। यह आत्म विलयन, यह आत्मदान की भावना ही इस कविता में व्यक्ति की सत्ता को महत्ता देने के बावजूद एकाधिकारवाद स्वच्छंद व्यवहार से रोकती है। इस कविता के जरिए अज्ञेय एक तरह से पुष्ट करते हैं कि जनवाद ही रचनात्मकता का एकमात्र पैमाना नहीं है। निजी अनुभूतियाँ और प्रकृति के सौंदर्य से मन में उपजे बोध को भी प्रामाणिक और जरूरी माना जाना चाहिए। यह कविता जापान की एक लोक कथा पर आधारित है। कथा यूँ है कि किसी कलावंत ने बड़ी साधना के बाद बड़े मनोयोग से एक वीणा बनाई, मगर उसे कोई साध नहीं पाया, बजा नहीं पाया। राजा ने बड़े बड़े गुणी संगीतकारों को बुलाया, उन्हें वीणा बजाने को दी, मगर कोई उसे बजा नहीं पाया। उसके तारों से कोई सुर नहीं निकल पाया। इस तरह वीणा रखी रही बरसों। राजा निराश हो चुके थे। तभी प्रियंबद नाम के केशकंबली गुणवंत पधारे। केशकंबली यानी जिनके सिर के बाल इस कदर लंबे और आपस में गुंथे हुए थे कि वे कंबल की तरह बन गए थे। सो प्रियंबद पधारे तो राजा को उम्मीद जगी, विश्वास जगा, भरोसा पैदा हुआ कि वे वीणा को जरूर साध पाएंगे। इस तरह उनकी वर्षों की साध पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी। राजा ने आसन दिया, कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको,
साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। इस तरह राजा का इशारा पाकर गण दौड़े हुए गए और जिस वीणा को अब तक कोई नहीं बजा पाया था, नहीं साध पाया था, उसे उठाकर लाए और उस साधक की गोद में रख दिया। सब उत्सुक प्रियंवद की तरफ टकटकी लगाए खड़े थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ लग गई थीं। साधक के लिए भी वह वीणा एक चुनौती की तरह थी, मगर उन्होंने उसे साधने का जतन किया। किस तरह उसे साधा, उसके तारों को झंकृत कर दिया, उससे सुर निकलने लगे, यही वर्णन इस कविता में है। ध्यान दें कि वीणा को साधने के लिए प्रियंवद अपने समय से पीछे जाते हैं। उन दिनों में लौटते हैं जब वीणा का जन्म हुआ होगा। वीणा कैसे बनी होगी, उसके बनने में किन किन बातों का योग रहा होगा, उन सबको प्रियंवद याद करते हैं। उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। उन स्थितियों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं जिनमें वीणा का निर्माण हुआ होगा। इस तरह से वे वीणा को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं और खुद को वीणा के अनुकूल कर लेते हैं। वे अपने और वीणा के बीच कोई भेद नहीं रहने देते। एक तरह से खुद को भी वीणा के हवाले कर देते हैं। सारा अहंकार खोकर, अपने को मिटाकर, तब वीणा झंझना उठती है, उससे स्वर फूट पड़ते हैं। कविता एक कहानी की तरह चलती है, इसलिए इसे समझने में आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि कविता में किरीटी तरु को उदात्त मानवीय गुणों से संपन्न दिखाया बताया गया है। उसमें वही सारे गुण हैं जो एक संवेदनशील, उदार, परोपकारी व्यक्ति में होते हैं। उसके विराट व्यक्तित्व का नतीजा है कि हिंसक पशु भी उसकी शरण लेकर आनंद पाते हैं। उसी वृक्ष की लकड़ी से वज्रकीर्ति ने वीणा रची थी। ध्यान दे कि यहाँ वीणा को नहीं, उस वृक्ष को जानने का प्रयास है जिससे वीणा रची गई थी, बनाई गई थी। उस वृक्ष को संबोधित करने, उसका आवाहन करने की कोशिश की गई है। प्रियंवद कविता में वृक्ष का उसी तरह आवाहन करता है जैसे कोई साधक अपने आराध्य देव का करता है। उसकी प्रशंसा, उसके गुणों का बखान करता है। याद कीजिए किसी प्रार्थना को। यहाँ वीणा, वज्र कीर्ति और किरीटी तरु को प्रतीक रूप में देखने समझने की जरूरत है। फिर उन स्थितियों को भी जानना जरूरी है जिनमें अज्ञेय ने यह कविता लिखी थी। हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि अज्ञेय ने एक तरह से प्रगतिवादी चेतना की आड़ में प्रकृति और मनुष्य के अस्तित्व को जानबूझकर भुला दिए जाने के विरुद्ध रचना शुरू किया था। उस वक्त तमाम भावना प्रधान रचनाओं, कृतियों को जानबूझकर अबूझ, अनुपयोगी या मनुष्य विरोधी करार देकर हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही थी। कहा जा रहा था कि रचना को समझने के लिए रचने वाले या फिर उन स्थितियों को जानने की जरूरत नहीं होती। रचना को समझने के लिए सिर्फ रचना सामने होनी चाहिए। जो रचना को समझने के लिए उसके वातावरण में जाने की कोशिश करते थे, रचनाकार के बारे में जानने की कोशिश करते थे, उन्हें कलावादी करार दिया जाता था। एक तरह से अज्ञेय इस कविता में असाध्य वीणा के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि किसी रचना का मर्म वास्तव में उसमें नहीं होता, उसे रचने वाले के व्यक्तित्व में भी नहीं होता, उन परिस्थितियों में होता है, उस माध्यम में होता है जिसमें वह रची जाती है। उसे समझे बिना रचना के मर्म तक पहुंचना संभव नहीं है। अगर उन स्थितियों को नज़रअंदाज किया जाता है, उस अनुभव सत्य को दरकिनार किया जाता है, तो रचना की व्याख्या गलत होगी। उससे निकलने वाला बोध अप्रामाणिक होगा। वह सुख, वह आनंद नहीं मिल सकेगा जो वास्तव में मिलना चाहिए। किसी भी रचना का आनंद वही हो सकता है जो असाध्य वीणा के झंकृत होने के बाद राजा को होता है, रानी और सभा में उपस्थित दूसरे लोगों को होता है। कोई भी रचना व्यक्ति को उससे मुक्त करती है, उसमें मुक्ति का भाव जगाती है, जैसा कि वीणा के झंकृत होने के बाद होता है। इस कविता के माध्यम से भी अज्ञेय एक बार फिर
यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता, उसकी अस्मिता, उसके भीतर जगने वाली भावनाओं, उसकी अनुभूतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। व्यक्ति सत्ता की प्रतिष्ठा का अर्थ उसके अहंकार, एक अधिकारवादी वृत्ति को महत्व देना कतई नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि तीनों कविताओं में व्यक्ति की प्रतिष्ठा के साथ साथ अहं के विलय, दूसरे की सत्ता को स्वीकार करने और सबके साथ चलने की भावना बार बार दिखाई देती है। असाध्य वीणा में प्रियंबद अपने दंभ को मिटाकर अपने अस्तित्व का दूसरे की सत्ता में विलय करके ही वीणा को साधने में कामयाब होता है। तीनों कविताओं को एक बार फिर से पढ़ जाइए, उनमें आपको नए अर्थ खुलते नजर आएंगे। इन तीनों कविताओं को पढ़ने के बाद निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि नदी के द्वीप कविता में द्वीप को व्यष्टि या स्वतंत्र व्यक्ति और नदी को समष्टि यानी सामाजिक धारा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। हरी घास पर क्षणभर कविता में भौतिक सुविधाओं के प्रश्न और अधिकार भावना से अलग रूमान है। असाध्य वीणा कविता के माध्यम से भी अज्ञेय मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता, उसकी अस्मिता, उसके भीतर जगने वाली भावनाओं, उसकी अनुभूतियों को साबित करने की कोशिश करते हैं। तीनों कविताओं में व्यक्ति की प्रतिष्ठा के साथ साथ अहं के विलय, दूसरे की सत्ता को स्वीकार करने और सबके साथ चलने की भावना बार बार दिखाई देती है।